फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज के हम लोग के टॉपिक का नाम है मापन यानी मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम इसकी अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, इसकी उपयोगिता देखेंगे। तो देखिए मापन क्या होता है। तो मापन से अभिप्राय प्रदंतों का अंकों के रूप में वर्णन करने से है। यानी मापन, हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, मापन करते हैं। जैसे कि आप लोग का क्या होगा, जब आप लोग पेपर में कॉपी लिखेंगे, आपका कॉपी चेक होगा, नंबर दिया जाएगा, तो वहां पे आपका मापन होगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना अब तक सीखा, और जो आपने सीखा उसको किस तरह से अपने पेपर में आपने अप्लाई किया। तो वहां पे आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, आपका मापन होगा। तो हाँ, भौतिक राशि का मापन शुद्ध तथा वस्तुनिष्ठ रूप से किया जा सकता है, पर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि भौतिक राशि में हमारा आधार बिंदु शून्य होता है एवं इसका मान हर स्थान तथा समय पर समान ही होता है, जबकि मानसिक अथवा शैक्षिक मापन इतना वस्तुनिष्ठ तथा सुनिश्चित नहीं होता है। इसके आधार पूर्ण निर्धारित मापन होते हैं जो आत्मनिष्ठ होने के साथ साथ विशिष्टता से परे हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी मेज की लंबाई तथा चौड़ाई हम फीते की मदद से यथासंभव आसानी से सही माप लेते हैं, पर किसी कक्षा का सही निष्पादन आसानी से नहीं मापा जा सकता। तो यहाँ पे उदाहरण का दिया लगा मतलब है कि अगर आपके पास ये मेज है तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई से इसका माप निकाल लेंगे, लेकिन एक क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हमें मापना कौन सा बच्चा कितना कोई चीज को सीख लिया है, कितना कोई चीज को नहीं सीखा है, मापना उतना आसान नहीं होता है। माप तो लेते हैं पर उतना आसान नहीं होता है। तो वही कहा गया है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो मापन एक निरपेक्ष शब्द है जिसका व्याख्या करना कठिन कार्य है। तो अब मापन में आपको यह रटना तो है नहीं, सारे टॉपिक यानी सारे पॉइंट आप रटेंगे नहीं, आपको मेन पॉइंट, जैसे कि मापन के अर्थ में। अब ये मापन एक कैसा है, तो निरपेक्ष शब्द है जो व्याख्या करना कठिन कार्य है। तो ये जो मेन पॉइंट है, जैसे कि आप इसको याद कर लेंगे कि मापन कैसा है, निरपेक्ष है। उसके बाद यह प्रायः मापन के अंतर्गत मापनकर्ता का संबंध मापन क्रिया की सुविधा से इतना नहीं है जितना कि मापन की शुद्ध से है। हर मापनकर्ता मापन की शुद्धता लाने का प्रयत्न करता है, चाहे वह किसी भी विज्ञान, यहाँ पे देखिए विज्ञान के संबंध ही क्यों न हो। इस शुद्ध मापन को निश्चित प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण स्वरूप भूगोल में अक्षांश और देशांतर। तो ये आप लोग का क्या होता है, ये अक्षांश होता है, यानी इसको हम अक्षांश बोलते हैं, और ये आप लोग का जो होता है इसको हम देशांतर बोलते हैं। तो देखिए ये क्या कहा गया है कि यहाँ पे अक्षांश और यहाँ पे आप लोग को देशांतर रेखाओं के लिए, अर्थशास्त्र में मुद्राओं के लिए, दैनिक जीवन में भार, लंबाई, तापक्रम, दूध आदि मापन के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मापन मनुष्य के मानसिक एवं भौतिक पहलुओं से संबंधित व्यवहार तथा कार्य का अंकित संकेत या प्रतीक प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है। आगे इसमें देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे अब देखिए आपको याद करना क्या है। हालांकि मापन किसी निश्चित शब्दावली में नहीं बांधा जा सकता है, फिर भी अपेक्षाकृत मापन का संप्रत्यय सुस्पष्ट है। इस संदर्भ में विभिन्न शिक्षावेदों तथा विषय विशेषज्ञों ने मापन की परिभाषा करने का प्रयत्न किया है। उनमें से कुछ के विचार निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। तो इसमें से अब आपको विशेषज्ञ जो आपके थॉर्नडाइक है, स्टीवेंसन है, हेल्मस्टेन है, तो इनमें से आप 1 से 2 का जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपके सामने मापन आता है तो आप मापन में हेडिंग बनाएंगे थॉर्नडाइक के अनुसार, स्टीवेंसन के अनुसार, और 1-2 जरूर आप याद कर लीजिएगा। आपको याद करने के लिए मैं नहीं बोलती हूँ कि आप सारा याद कीजिए, पर हाँ जो आपको याद करना है उसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए थॉर्नडाइक ने मापन के बारे में क्या कहा है, जो कुछ भी अस्तित्व है वह अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है तथा जो कुछ भी परिमाणात्मक रूप से अस्तित्व में है उसका मापन किया जा सकता है। स्टीवेंसन के अनुसार यानी इन्होंने क्या कहा कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। आगे देखिए हेल्मस्टेड, यहाँ पे हेल्मस्टेडर क्या अनुसार क्या है, तो मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ में निहित विशेषताओं का अंकित वर्णन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निष्कर्ष इससे क्या निकलता है कि निष्कर्ष मापन को किसी वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इतना जब आप अपनी कॉपी लिखे तो लास्ट में निष्कर्ष जरूर, जब सारा क्वेश्चन आपका
आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आप हेडिंग डालेंगे निष्कर्ष, और उसके बाद वहां पे जो आपने क्वेश्चन में लिखा है उसका लास्ट में निष्कर्ष क्या आ रहा है आप जरूर लिखेंगे, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले। आप सर्च कीजिएगा, सर्च करेंगे बीएड की कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें JLB एकेडमी। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि आपको अपनी कॉपी कैसे लिखना है, आपको अपने कॉपी में क्या कौन कौन सी बातें ध्यान देनी। एक बार आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आगे देखिए अगला है मापन की विशेषताएं। आखिर हम मापन कर रहे हैं तो मापन की विशेषताएं क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई मापन की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर मापन को और ज्यादा स्पष्ट करने हेतु मापन की निम्न विशेषताएं दी जा सकती है। पहला है मापन वस्तुओं को श्रेणियों को व्यक्त करता है, मापन संख्याओं की श्रेणियों को व्यक्त करता है, मापन वस्तुओं को अंक प्रदान करने वाले नियमों को भी व्यक्त करता है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्या कहा गया है कि मापन मुख्यतः गणित से संबंधित है, क्योंकि गणित में भी अधिक संख्या अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। मापन में किसी गुण विशेष को अंक प्रदान कर उसकी मात्रा का वर्णन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि मापन की उपयोगिता क्या है, यानी मापन क्यों इतना उपयोगी है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा में मनोविज्ञान के आविर्भाव में तथा प्रगति के साथ साथ मापन का भी प्रयोग यथावत बढ़ता जा रहा है। भौतिक रूप से लंबाई, वजन तथा समय को फुट, पाउंड और सेकेंड पद्धति द्वारा अथवा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति द्वारा मापते हैं। तो ये हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि फुट, पाउंड, सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किलोग्राम यहाँ पे सेकेंड होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। इसी तरह मनोवैज्ञानिक गुण, स्मृति, बुद्धि, योग्यता, रुचि, अभिवृत्ति आदि का मापन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा करते हैं। मापन का प्रयोग मुख्यतः चयन, वर्गीकरण, तुलना, भविष्यवाणी, निदान तथा शोध आदि में किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इन प्रयोग अवस्थाओं को संक्षिप्त विवरण देना भी उपयुक्त होगा। पहला है यहाँ पे चयन। तो अब चयन कैसे हम करेंगे, तो चयन आज के इस वैज्ञानिक युग में हर स्थान पर कर्मचारियों का चयन किसी भी परीक्षा के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे आपका भी चयन कैसे, जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो आपका भी चयन कैसे होगा, परीक्षा के द्वारा। आप अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी आप अपने ये टीचर बनने की पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं, यानी आप बीएड कर रहे हैं तो आप पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं। अब ये आप धीरे धीरे सीढ़ियां पार करते जाएंगे, लास्ट में जो आप जहाँ पे टीचर बनेंगे उस सीढ़ी को पार करके आप एक टीचर बनेंगे। तो वही कहा गया कि पहले तो हम चयन कैसे करें, तो आपका भी जब आप टीचर बनेंगे तो आपका चयन कैसे होगा, एक परीक्षा के माध्यम से होगा। आप सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे तो आपको माना जाएगा कि आप बेस्ट है, आपको वो पद दिया जाएगा। तो वही कहा गया, हालांकि पूर्व योग्यताओं को भरांकित करके भी चयन प्रक्रिया संपन्न की जाती है, पर दोनों ही तरह से मापन की ही प्रक्रिया संपन्न होती है। परीक्षा द्वारा परीक्षार्थी की बुद्धि, योग्यता, उपलब्धि आदि का मापन किया जाता है। इसके अलावा साक्षात्कार की मदद से भी उसकी बुद्धि, योग्यता आदि का अंकन किया जाता है तथा समग्र रूप से व्यक्ति की समस्त क्षमताओं को अंक के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है। दूसरा है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में देखिए क्या है, वर्गीकरण में हेडिंग सारी आपको याद होनी चाहिए। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए मापन का उपयोग और ज्यादा बढ़ गया है। विद्यालय तथा महाविद्यालय में छात्रों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उन्हें एक साथ पढ़ाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त यह है कि उनकी योग्यता अनुसार छात्रों को विभाजित कर लिया जाए। उच्च बुद्धि वाले, सामान्य तथा निम्न बुद्धि लब्धि छात्रों को समूह में अलग अलग विभाजित कर लेना ही प्रभावी होगा, क्योंकि उच्च एवं निम्न बुद्धि वाले छात्रों को पारस्परिक समायोजन हो पाना संभव नहीं है। इनके वर्गीकरण के आधार मापन ही है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी वर्गीकरण हेतु मापन का उपयोग करना अपर है। तो वर्गीकरण का मतलब जैसे कि एक क्लास है, इसमें बहुत सारे 30 बच्चे हैं, कुछ बच्चे औसत हैं, कुछ बच्चे मंद हैं। तो ये कहा जाता है कि इन बच्चों को एक शिक्षक को ध्यान देना होगा कि किस बच्चे को हमको किस तरह से पढ़ाना है। अगला है तुलना तथा भविष्यवाणी। तो तुलना तथा भविष्यवाणी में क्या है, परीक्षा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की मदद से विभिन्न समूहों, व्यक्तियों आदि की तुलना की जा सकती है। किसी परीक्षा में छात्र ए ने छात्र बी से कितना अंक ज्यादा प्राप्त किया, तो ए ने कितना किया, बी ने कितना किया। जैसे कि ए ने क्या किया, ए ने 80% लाया,
यहाँ पे बी ने कितना ला दिया, 90% ले। तो अब बताइए कि ए से कितना परसेंट बी अधिक लाया है, 10%। अगर यहाँ पे बी से ए ने कितना परसेंट कम लाया है, तो 10% ही कम लाया है, ये 10% ज्यादा लाया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तुलना किया। तो वही कहा गया है कि यहाँ पे कितना अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं, यह मापन ही निर्धारित करता है कि मात्रात्मक मापन से संबंधित तुलना सरल तथा शुद्ध होती है। यहाँ पे देखिए, मापन के आधार पर की गई तुलना ही छात्र के मूल्यांकन का आधार होती है तथा छात्रों के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षा में बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं जिनकी मदद से हम किसी भी छात्र विशेष द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की मदद से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमुक छात्र भविष्य में बड़ा होकर इस तरह का कार्य करेगा। अगर कोई रुचि परीक्षण छात्रों पर प्रशासित किया जाता है, तब उसके आधार पर छात्रों की रुचियों का अध्ययन कर हम उनके भविष्य हेतु उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं। तो जब आप एक क्लास में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ने में बहुत तेज है, तो वहाँ पे आप कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ, ये बालक आगे चल के क्या कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगला है निदान। तो निदान में क्या हो जाएगा, निदान चिकित्सा शास्त्र से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है लक्षणों के आधार पर लोगों की पहचान करना। तो निदान का मतलब ही होता है कि किसी चीज को पहचानना और फिर उसको दूर करना। जैसे कि आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं और उस क्लास में किसी बच्चे को आपने खड़ा किया, आपने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर बच्चा नहीं दे पाया, तो अब आपको क्या पता चल जाएगा कि इस बच्चे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। तो अब वहाँ पे आप निदान करेंगे, जो उसको समझाएंगे उसको हम बोलते हैं निदान। तो वही कहा गया है, ये निदान किस शब्द से लिया गया है, तो चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। यहाँ पे पता लगाना होता है। शारीरिक रोग के निदान में मापन के विभिन्न उपकरणों की मदद ली जाती है। अगर किसी कक्षा के अंतर्गत किसी छात्र को गणित में अन्य विषयों के बजाय कम अंक मिलते हैं, तब हम निदानात्मक परीक्षण के द्वारा गणित में छात्रों की कमजोरी के कारणों का पता लगाकर उसका उपचार कर सकते हैं। अगला है शोध। तो शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक के अधिसंख्य शोध कार्यों में मापन की जरूरत पड़ती है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के अतिरिक्त समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल विज्ञान आदि विभिन्न विषयों के शोध, यहाँ पे देख सकते हैं कि शोध कार्यों में भी मापन की जरूरत होती है। आगे देखिए, किसी भी शोध में चाहे वह तुलना हो अथवा किसी भी पर कार्य हो, तो यहाँ पे कहा गया है कि चाहे वो तुलना हो या किसी के व्यवहार के पर कार्य हो, तो यहाँ पे प्रदंत की जरूरत होती है। विभिन्न प्रविधियों से एकत्रित प्रदंतों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वर्तमान तथा भविष्य के संदर्भ में मापन यानी मापन धारिता सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः मापन के आधार पर शोध निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। अगला है मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। तो यहाँ पे आप देखिए कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए, मापन तथा मूल्यांकन दोनों शब्दों का सामान्य तौर पर एक ही अर्थ लगाया जाता है, किंतु दोनों अर्थों में पर्याप्त अंतर है। मापन एवं मूल्यांकन के अंतर को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जाता है। पहला है, मूल्यांकन की अपेक्षा मापन का क्षेत्र संकुचित होता है। मापन में किसी वस्तु अथवा प्रेक्षण की मात्रा व्यक्त की जाती है, जबकि मूल्यांकन में मापन के साथ ही परिमाणात्मक तथा गुणात्मक मूल्यों का भी ज्ञात किया जाता है। दूसरा है, मापन से यह ज्ञात होता है कि वस्तु कितनी मात्रा में है, जबकि मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी है। आगे देखिए, यहाँ पे मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है जो जांच के परिमाण को संख्या, प्रतिशत, अंक, औसत आदि में व्यक्त करता है। मापन में व्यक्ति के कौशल अथवा योग्यता की उपलब्धि की जांच पर अधिक बल दिया जाता है। इसके विपरीत मूल्यांकन में व्यक्ति के विकास संबंधित परिवर्तनों की जांच पर अधिक बल दिया जाता है। अगला है, मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थी के व्यक्तित्व को उन बातों की जांच की जाती है जिन्हें मापन के द्वारा जानना असंभव होता है। ये बात शिक्षार्थियों की रुचियों, प्रवृत्तियों, चिंतन, कल्पना, आदर्श, व्यवहार, धारणाएं आदि होते हैं जिन्हें मूल्यांकन द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। अगला है, मापन के अंतर्गत बुद्धि परीक्षण एवं व्यक्तित्व परीक्षण आदि आते हैं, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत मानव व्यवहार में हुए परिवर्तन की जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला है, किसी निरीक्षण की मात्रा का निर्धारण करना मापन है तथा व्यक्ति, समाज, संस्कृति की दृष्टि से उसका कितना महत्व है यह मूल्यांकन कहा जाता है। और ये आज का लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, लास्ट में ये क्या है कि
कि मापन में व्यक्ति की योग्यताओं तथा व्यवहार का अंशों में अध्ययन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में व्यक्ति की योग्यताओं एवं व्यवहारों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे हम छात्र को किसी कक्षा में प्रवेश देते समय उसके प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों द्वारा उसकी योग्यताओं का मापन करते हैं। इसके पश्चात साक्षात्कार का आयोजन करके छात्र को योग्यताओं, व्यवहार, कुशलता का समग्र रूप से मूल्यांकन करते हैं। तो ये आप लोग के मापन के बारे में था। मापन और मूल्यांकन में आपने अंतर देखा और इसको 1-2 बार और जरूर पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में